हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए यूपी स्पेशल के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग घटना चक्र की जो ई दृष्टि आती है उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 1, 2, 3, 4 4 लेक्चर में हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और आज ही हमारा 5th लेक्चर होगा, जो कि इसका आखिरी लेक्चर होगा, जिसमें हम लोगों ने बजट को शामिल नहीं किया है, क्योंकि बजट के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास जो है कि दूसरे सेगमेंट से जो घटना सा करंट अफेयर्स आई है उससे कवर किया है। तो ठीक है, तो ये आज हमारा आखिरी रहेगा क्लास, और इसमें हम कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कवर करेंगे। जैसे डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हैं सतत विकास लक्ष्य, कई बार लगातार 2 से 3 बार ये पूछा जा चुका है एसडीजी। तो हम यहाँ पे एसडीजी में क्या करेंगे ना कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इसके गोल्स हैं, उनके नंबरिंग के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। जैसे पिछली बार ही आपके पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया 2022 में, 2019 में ये पूछा जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि एसडीजी 6 में क्या है, 1 में क्या है, 5 में क्या है। तो यही चीज़ को बस आपको यहाँ पे याद करना। बाकी ये जो आंकड़े दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें ये रद्दी हैं आपके लिए, बस आपको ये इस समय ज़रूरी है याद होना, कि ताकि पता रहे कि कौन से गोल किस में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले नंबर पे। तो SDG 1, इनके आगे आप SDG लिख के आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे SDG दे दिया, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और इस तरीके से 17 तक हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि पहले गोल में क्या दिया गया, गरीबी उन्मूलन करना, यानी कि जीरो गरीबी। और सेकंड में दिया हुआ जीरो हंगर, यानी कि भुखमरी को खत्म करना है। थर्ड में दिया हुआ उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल प्रणाली के बारे में। फोर्थ में एजुकेशन है, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन। फिफ्थ में लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी की बात होती है। और 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात होती है। 7th में है, 7वें नंबर पे सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा यानी कि अफोर्डेबल एनर्जी। और 8th नंबर पे उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। 9 नंबर पे है उद्योग एवं नवाचार बुनियादी सुविधाएं। 10 नंबर पे है असमानताओं में कमी। 11 पे है संवहनी शहर और समुदाय। और 12 पे है संवहनी उपभोग और उत्पादन। और 13 पे है जलवायु परिवर्तन। अगले 4 और देखते हैं, लेकिन फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि फर्स्ट में क्या है, गरीबी उन्मूलन। सेकंड में शून्य भुखमरी। थर्ड में उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली यानी हेल्थ पे बात की गई है। फोर्थ में एजुकेशन पर बात की गई है। 5 में जेंडर इक्वलिटी पर बात हुई है। 6 में वाटर कंजर्वेशन पे बात हुई है। 7th में एनर्जी पर बात हुई है। और 8th में इकोनॉमिक ग्रोथ पर बात हुई है। 9th में इनोवेशन और इंडस्ट्री पे फोकस किया गया है। 10th में असमानताओं में कमी करने की बात। 11th में सस्टेनेबल जो है कि सिटीज़ हैं। एंड 12th में जो है कि 12 में क्या किया, संवहनी उपभोग और उत्पादन। और 13 में है जलवायु परिवर्तन। तो ये आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप लोग अपने मोबाइल में सेव कर लें और बार बार इसको याद करिए। इससे 2 से 3 बार प्रश्न बने हुए हैं, और इस बार भी कोई ना कोई गोल उठा के पूछ लेगा कि गोल नंबर 10 SDG 10 किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे जो है कि यह प्रश्न फिर नहीं हो पाएगा, तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका बिना वजह चला जाएगा यहाँ से। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग SDG 14 को देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, SDG 14 में जलीय जीवों की सुरक्षा। SDG 15 में दिया हुआ है थलीय जीवों की सुरक्षा जो थल पे रहते हैं। और SDG 16 में दिया हुआ है आपका शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। और SDG 17 में दिया है लक्ष्य हेतु भागीदारी, यानी ये जो लक्ष्य दिए हुए हैं जो SDG के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो है कि क्या क्या भागीदारी करनी है, तो इससे संबंधित जो है कि ये जानकारी होनी चाहिए। सभी देशों को मिलकर काम करना है, तो इसलिए आपको ये 17 के 17 SDG याद होने चाहिए। आइए अब हम अगले टॉपिक को देखते हैं कि अब इसमें हम और क्या पढ़ सकते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट वृद्धावस्था पेंशन योजना। हालांकि जो है कि करंट अफेयर्स की योजनाएं जो आई होंगी उसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसमें कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो एवरग्रीन होती हैं, लैंडमार्क होती हैं, जहां से प्रश्न हर साल कुछ ना कुछ बन जाते हैं। हालांकि देखें तो 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन में राशि में वृद्धि की गई थी। तो क्या था ये बातें, तो पहले 400 रुपये मिलती थी, और अब जो है कि बढ़ा के यूपी गवर्नमेंट ने इसको 500 रुपये कर दी है। और कौन वृद्धावस्था के लिए पात्र होगा, तो अगर जिसकी उम्र 60 से प्लस और 79 से कम है, यानी 60 वर्ष से 79 वर्ष के बीच में जो भी वृद्धजन होंगे उनको 500 रुपये अब सरकार के द्वारा मासिक तौर पे जो है कि वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी, जिसमें
300 रुपये राज्य देंगे और 200 रुपये केंद्र सरकार दिया करेगी। अगर कोई बुजुर्ग 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है तो उसे पूरी की पूरी 500 रुपये की जो धनराशि है वो केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। और ये जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जा रहा है। तो आप लोगों को ये पता रहे कि ये 500 रुपये जो है कि धनराशि कर दी गई, जिसमें 300 रुपये अब केंद्र मतलब राज्य और 200 रुपये केंद्र सरकार देगी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। और एक अगली योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्या सुमंगला योजना। इसकी मैचिंग पूछ ली जाती है कि कौन से विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, तो महिला कल्याण विभाग द्वारा यह चलाया जाता है। वहीं 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह चलाई जा रही है। और मुख्य रूप से इसमें होता क्या है, जन्म से लेकर बेटी के स्नातक की शिक्षा पूरी होने तक इसको 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रदेश सरकार के द्वारा देने का प्रावधान है। तो 15,000 रुपये टोटल 6 चरणों में दिए जाएंगे। इसकी शर्तें क्या हैं कि लाभार्थी की जो पारिवारिक वार्षिक अधिकतम आय कितनी होनी चाहिए, 3 लाख रुपए होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो है कि इसमें अगर आप बात करेंगे तो किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को ही यह सुविधा दी जा सकती है। किसी महिला को यदि पहले प्रसव से बालिका और दूसरे प्रसव से जुड़वा बालिकाएं हो गई तो यहाँ पे तीनों को ही लाभ दिया जाएगा। यदि किसी परिवार द्वारा अनाथ बालिका गोद ली गई है तो परिवार की जैविक संतानों अथवा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को शामिल करते हुए भी अधिकतम 2 ही बालिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। तो कन्या सुमंगला योजना में कितने रुपए दिए जाएंगे, 15,000 रुपये, जो एजुकेशन से रिलेटेड है। ये सुमंगला का मतलब आप कहीं पवित्र कार्यक्रम अर्थात कि शादी विवाह से मत जोड़ लीजिएगा, ये एजुकेशन से रिलेटेड है और महिला कल्याण विभाग द्वारा किए गए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट योजनाएं थी जो लैंडमार्क हैं, हमेशा पूछने के चांसेस बने रहते हैं। और इसी तरीके की और भी कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं देखते हैं, चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग अभी। अब यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की निर्यात नीति जो कि 2020 से 25 तक के लिए लागू है और यह 2020 के बजट में आई थी, यानी कि 2020 में मंत्रिमंडल द्वारा जो है कि इसे अनुमति दी गई थी। अब आप कहेंगे सर ये इतनी पुरानी पढ़ने से क्या फ़ायदा, तो आपको प्यारे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी आप 2023 का प्रीलिम्स दे रहे हैं और ये जो नीति है 2025 तक पूरी इफेक्टिव रहेगी। यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई 2020-25 से जो कार्यकाल के लिए नीति आई है वो कब आई, इसके क्या प्रावधान है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए क्योंकि अभी ये 2025 तक रहेगी। इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संपादित हो रही है। इसमें पशु क्रय विक्रय हेतु ई हार्ट पोर्टल, क्या है, ई हार्ट पोर्टल विकास किया जाएगा और कृषकों की आय को दोगुना करने का जो टारगेट रखा गया है, तो कृषि क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे उत्तर प्रदेश कृषि प्रोत्साहन नीति से अनाच्छादित सभी अवयवों को अंगीकृत किया जा सकेगा। जैसे बात करें अगर हम कि 2020 से 25 तक में निर्यात नीति में कौन कौन से फोकस में रहेंगे केंद्र की, हमें कहाँ कहाँ पे सबसे अधिक निर्यात करना है, तो हम शुरू करते हैं एक तरफ से हस्तशिल्प, पर्यटन, शिक्षा, सेवा क्षेत्र, रक्षा उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड, कास्ट उत्पाद, ग्लास एंड सिरेमिक उत्पाद, कालीन और दरियाँ, चर्म उत्पाद, हैंडलूम टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और कृषि एवं खाद्य उत्पाद। तो अब कहेंगे सर अब हम इसको रटना शुरू करें क्या, तो आपको रटना नहीं है दोस्तों, बस ये देखना है कि उत्तर प्रदेश अपनी इस निर्यात नीति में कहाँ कहाँ से कौन से सामान को ज़्यादा भेजती है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स गुड्स की बात करें अगर हम, तो मेरठ में जितना भी सामान बनाया जाए उसको निर्यात किया जाए अदर राज्यों के लिए, दूसरे राज्यों को जो है कि दिया जाए ताकि मेरठ की इकोनॉमी ग्रोथ हो, यानी इंडिया यूपी की इकोनॉमी जो है कि बढ़ेगी। वहीं बात करें अगर हम ग्लास और सिरेमिक अर्थात कि कांच से बने सामान जो कि आपका फर्रुखाबाद से फेमस है, कहाँ से फेमस है, तो फर्रुखाबाद में जो है कि निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। कालीन और दरियों की बात करेंगे तो इसमें भदोही आता है और मिर्ज़ापुर के कालीन भैया आते हैं, ठीक है, मिर्ज़ापुर के मुन्ना पंडित आते हैं। चर्म उत्पाद की बात करेंगे तो यहाँ से कानपुर को फोकस में रखा जाएगा कि कानपुर से अधिक जो है कि हम क्या करें, निर्यात करें। हैंडलूम और टेक्सटाइल्स की बात करेंगे तो लखनऊ भी आ जाएगा, इसमें बरेली भी आ जाएगा और वाराणसी भी आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपको फोकस किया जाएगा कि हैंडलूम के प्रोडक्ट को भेजा जाए बाहर की ओर। और साथ ही साथ डिफेंस उत्पाद जो है कि कॉरिडोर जो हमारा डिफेंस है, रक्षा गलियारा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, इन वाले सेक्टर में भी जो है कि प्रमोशन किया जाए ताकि यहाँ से निर्यात को बढ़ावा मिल सके। तो इसलिए यह निर्यात नीति इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे समझना होगा अगर आपको निर्यात नीति, वैसे तो यहाँ पे अब कोई चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं, जो था वो मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति को भी समझ लीजिए, जिसे 18 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंजूरी दे दी थी, जिसमें कहा गया कि यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए मान्य रहेगी, अर्थात 2025 तक तो ये भी मान्य हो गई, 2020 से 2025 तक। और इसमें मुख्य रूप से बुंदेलखंड और पूर्वांचल में निवेश के लिए विशेष प्रावधान
किया गया है। जैसे 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है। वहीं प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना करने की बात की गई है। और ये सारी चीज़ें जो है कि साथ ही साथ प्रदेश में लगभग 4 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की बात की गई है। और फोकस किस पे किया गया है, तो बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर बनेगा। वहीं लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन में मेडिकल का जो है कि एक क्लस्टर सेंटर बनेगा। तो ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट थी यहाँ के लिए। साथ ही साथ जो धनराशि आएगी उसमें लगभग बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में लगभग 50% जो है कि खर्च करने का पूरा ब्यौरा भी रहेगा। ओके, खर्च करने का कितना रहेगा, 50% लगभग ब्यौरा रहेगा। और स्टार्टअप नीति तो उतना नहीं। तो आइए अब हम यहाँ पर कुछ और भी चीज़ों को देखते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे, तो सबसे पहले इस कड़ी में हम शुरू करेंगे कानपुर नगर को। तो आइए कानपुर नगर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी सीमा को देखते हैं। कानपुर नगर की जो सीमा है वो उन्नाव जिले से, हरदोई जिले से, कन्नौज जिले से, कानपुर देहात से, हमीरपुर से और फतेहपुर, इतने ज़िलों से यह सीमा साझा करता है। एक अपना भ्रम दूर कर दीजिए कि लखनऊ जो है कि कानपुर से माना कि 70 किलोमीटर है, लेकिन लखनऊ की सीमा कानपुर से साझा नहीं होती है। उन्नाव आ जाता है बीच में और उन्नाव के बाद जो है कि आपको लखनऊ देखने को मिलेगा। इसलिए कानपुर और लखनऊ की आपस में सीमा नहीं साझा होती हैं। आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पे है, कानपुर में। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे। जैसे डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड के लिए जो है कि यानी यहाँ पे अंग निर्माण भी जो केंद्र है वो भी यहाँ पे ही है, लखनऊ मतलब आपके कानपुर में। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकादमी, ग्रीन पार्क स्टेडियम भी यहीं पे है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, जिसको साइबर सिटी भी कहते हैं, इसी को कहते हैं। चकेरी हवाई अड्डा, यह भी कानपुर में ही है। HAL क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यह भी जो है कि यहाँ पे इसका जो है कि एक मुख्यालय है। और JK मंदिर, यह भी आपके कानपुर के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें तो यहाँ पर हम लोगों ने देख ली। साथ ही साथ इधर भी देख लेते हैं। तो भाई भारतीय चमड़ा, रंगाई और जूता संस्थान भी यहीं पे, क्योंकि चमड़े का सबसे अधिक काम यहीं पे हो रहा है। वहीं केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, जो कि चेन्नई की एक यूनिट है, वो भी यहाँ पे काम कर रही है। और कानपुर मंडल में कितने ज़िले आते हैं, 6। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, ये पूरे 6 ज़िले आते हैं। और साथ ही साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे हम IIT कहते हैं, क्या कहते हैं, IIT कानपुर कहते हैं, इसे भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन ने देश का अपना पहला मॉडल सेंटर बनाया है। यानी इसरो के द्वारा इसे पहला मॉडल सेंटर भी बनाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम भी यहाँ पे, और निकिडा सिटी जो कि कानपुर और उन्नाव के बीच में है। और आगे देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे यूपी का उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, यूपी का भी आपका कानपुर में ही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो शक्कर होती है उससे संबंधित, तो यह भी आपके कहाँ पे, कानपुर में है। वहीं आप देखेंगे कानपुर का जो उपनाम है चर्म नगर या उद्योग नगर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपड़ों का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है यूपी में। और कानपुर से प्रकाशित होने वाले जो साप्ताहिक पत्र हैं वो राष्ट्रमत हैं, नागरिक हैं। और इधर अगर हम देखते हैं तो JK कैंसर संस्थान भी आपको देखने को मिलेगा। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यानी चंद्रशेखर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे मिलेगी देखने को, कानपुर में। लेकिन अगर मैं कहूँ पटेल यूनिवर्सिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है, यह आपको मेरठ में देखने को मिलेगा, मेरठ में देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुछ तो खास नहीं है। हाँ, एक और प्रश्न है जो बहुत बार पूछा जाता है और आप लोग गलत करके आ जाते हैं, वो ये है कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड। इसको इम्पॉर्टेंट बना लीजिए। इसको बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो लखनऊ आंसर दे देते हैं या फिर इलाहाबाद दे देते हैं, और ये दोनों ही गलत है। केवल और केवल कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड आपका कहाँ पर है, यह लखनऊ में है। आगे मतलब कानपुर में है। आगे देखते हैं हम लोग लखनऊ के बारे में भी। लखनऊ के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कवर करते हैं। तो पहले इसके मैप को देखते हैं कि लखनऊ की जो सीमा साझा होती है वो बाराबंकी से है, सीतापुर से है, उन्नाव से है और इधर रायबरेली से है। और ये जो एरिया दिख रहा है ये आपका हरदोई है। क्या है, हरदोई। तो ये इस तरीके से है और इसी उन्नाव के यहाँ पे कानपुर है। ठीक है, तो कानपुर और लखनऊ आपस में कभी भी एक साथ नहीं जुड़ते हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं हम लोग, कुछ खास चीज़ें अगर होंगी तो हम उस पर बात कर लेंगे, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तो हमने ऊपर बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है।
जैसे पहली चीज़ कि इसमें जो मंडल से संबंधित 6 जिले होते हैं, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। और अगर हम और आगे देखते हैं, इसमें कुछ खास तो अभी तक नहीं दिख रहा है। एक तो ये याद रख लीजिएगा, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, ये यहाँ पर ही है, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड। और साथ ही साथ जो है कि आप देखेंगे पशु जैविक औषधि संस्थान भी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इम्पॉर्टेंट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह भी यहाँ पर जो है कि फोकस करके बनाया गया है। और आगे हम देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, यह भी लखनऊ में ही आपको देखने को मिलेगा। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, यह भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए जितना बता रहा हूँ बस उतना ही अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट आम से संबंधित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये हमने कल की क्लासेस में पढ़ भी लिया था। और नेशनल बॉटनिकल गार्डन, यह भी पूछा जाता है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, यह भी कई बार पूछा जाता है। और अगर हम इधर भी देख लेते हैं तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र, लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र जिसमें कुकरेल वन भी आता है, यह भी आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, यह कहाँ पे स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी और राष्ट्रीय कथक संस्थान, यह भी आपके लखनऊ में ही स्थित है। और आगे देख लेते हैं हम लोग प्रयागराज के बारे में, तो इलाहाबाद के बारे में भी देख लेते हैं। तो पहले इसकी सीमा को देखेंगे तो प्रयागराज की जो सीमा है वो आपके प्रतापगढ़ से संबंधित है, फिर यहाँ कौशाम्बी से और यहाँ पे भदोही से है। तो वैसे तो हालांकि इसका यहाँ पे मिर्ज़ापुर से भी संबंधित होती है, क्योंकि मिर्ज़ापुर से भी इसकी सीमा लगती है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ कि IIIT यानी IIIT भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT है यहाँ पे। और GV पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र झूंसी में भी है यहाँ पर। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो कि बमरौली में है आपका। और अगर हम और देखते हैं इफ़को फूलपुर, जो एक खाद बनाती है यानी यूरिया, तो ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला भी ये ज़िला है, क्योंकि यहाँ पे 12 सर्वाधिक यहाँ पे विधानसभा सीटें होंगी। और साथ ही साथ आप इसको भी याद रखिएगा, जैसे इसमें और कुछ हो, जैसे राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय यहाँ पर देखने को मिलता है, भारतीय भवन पुस्तकालय देखने को मिलता है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यह भी आपको प्रयागराज में ही देखने को मिलेगा। और अक्षय वट की बात करें जो कि अकबर के किले में स्थित है, तो ये अक्षय वट यहाँ पे। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय भी इलाहाबाद के रूप में देखने को मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब अगली बारी है आगरा की। तो आगरा में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको देखते हैं। जैसे मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, इनसे इनकी सीमा साझा होती है। और यहाँ पर हमें मिलता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो पूछ लिया गया है कई बार, कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो ये हिंदी संस्थान जो है कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, यह आपके आगरा में संबंधित है। और साइबर थाने की बात करेंगे तो प्रदेश में दूसरा है यहाँ पर। सुर सरोवर कीठम झील, सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, यह दोनों के दोनों आगरा में ही है। ताज महोत्सव फरवरी माह में होता है, यह भी आगरा में होता है। सुलहकुल महोत्सव आगरा में ही होता है। सेंट्रल लेप्रेसी रोग, जिसको हम लोग कहते हैं कुष्ठ रोग, जो दाग वगैरह हो जाते हैं ना सफ़ेद सफ़ेद लोगों के बॉडी पे, तो उसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं, जो कि सेंट्रल लेप्रेसी इंस्टीट्यूट, यह भी आगरा में ही स्थित है यहाँ पर। और नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, यह भी आपके आगरा में ही स्थित है दोस्तों। और आगरा किस नदी के तट पर है, तो ये आपको पता रहे, यमुना नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध बटेश्वर मेला लगता है, जो कि पशु मेला या ऊंट मेले के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यहाँ पर कैलाश मेला, नवरात्रि और गणसौर मेला भी लगाया जाता है। यानी यह भी आपको देखने को कहाँ मिल सकता है, तो आगरा में मिल सकता है। और अगर आपसे ऐसा कुछ प्रश्न पूछे तो आपको याद रहना चाहिए। और आइए, तो ये हो गया दोस्तों आपका ख़त्म, जो है कि यहाँ पर घटना चक्र का हम लोगों ने यूपी स्पेशल की क्लासेस को ख़त्म कर लिया लगभग 5 क्लासेस में। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने इन 5 क्लास को बार बार अगर देख लिया तो 10 से 12 प्रश्न आपके जो यूपी स्पेशल के आते हैं स्टैटिक पोर्शन से, वो कहीं नहीं जाएंगे। और यूपी करंट अफेयर्स वो हम लोग बजट के साथ कवर कर लेंगे, 1 से 2 दिन में वो भी क्लास आ जाएगी आपकी, ताकि आप लोग उसे भी देख के पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।